बात कही गई थी कि कुछ एनसीएफ बनने चाहिए। जैसे स्कूल एजुकेशन को लेकर के एक नया एनसीएफ आए, क्योंकि जो एनसीएफ 2005 है वो 10+2 का जो स्ट्रक्चर था, जो ओल्ड स्ट्रक्चर था, प्रीवियस स्ट्रक्चर था स्कूल एजुकेशन का, कि 10 साल प्लस 2 आपका वो स्ट्रक्चर था, उस पे बेस था आपका एनसीएफ 2005। तो एक नए एनसीएफ की जरूरत पड़ेगी, जब पूरी स्ट्रेटजी ही चेंज कर दी, पूरा स्कूल का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने, कि 5+3+3+4 होना चाहिए। तो उस हिसाब से नए एनसीएफ भी बनने चाहिए, चाहे वो टीचर एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो ईसीसीई को लेकर के हो, है ना? तो ये सब पे नए एनसीएफ आने चाहिए। तो उसमें से जो है आपका लास्ट ईयर ईसीसीई पे 2024 में एक पब्लिक हुआ था, बट ईसीसीई का एनसीएफ हमें पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है, टीचर एजुकेशन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, हालांकि टीचर एजुकेशन पे अभी नया एनसीएफ आया नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ये नॉर्मल वाला एनसीएफ, यानी एनसीएफ एसई इस बार से बोलने लगे हैं, पहले एनसीएफ खाली एनसीएफ बोलते थे, अब एनसीएफ एसई बोल रहे हैं, यानी एनसीएफ स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 हम इसको बोलते हैं। तो ये आपके सामने आ चुका है, जिसमें चारों ही नए स्टेजेस की बात की है। ठीक है, वो होगी लवी। तो अगर हम देखें तो ये एनसीएफ एसई हम पढ़ने वाले हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसके लिए? विद्यालयी शिक्षा के लिए। ये स्कूल एजुकेशन एक्स्ट्रा एक टर्म है जो इन्होंने यूज किया है, इसलिए इसको एनसीएफ एसई बोल रहे हैं। एनसीएफ एसई, जैसे एनसीएफ टीई क्या है? टीचर एजुकेशन, इसी तरह से एनसीएफ एसई हो गया स्कूल एजुकेशन। तो जो 2005 वाला है वो भी स्कूल एजुकेशन के लिए ही है, आपको पढ़ना है वो। ठीक है बात? जी अंकिता, एकदम लाइव है हम। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसके लिए? विद्यालयी शिक्षा के लिए, विद्यालयी शिक्षा के लिए, विद्यालयी शिक्षा के लिए। क्लियर है? नहीं, कोई किताब आपको उठाने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर के नाम पे ये एमआरएस हो या कोई भी हो, आपको सिंपल से, मतलब आपको लग रहा है आपके आसपास है तो बहुत अच्छी बात है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर वेबसाइट्स, और ईएमआरएस का तो एग्जाम इतनी जल्दी है, तो आपको जो है अभी आप किताब लेने जाएं, उससे बेटर है कि आप ऑनलाइन क्वेश्चंस निकालें और पढ़ें, है ना? हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करा पाएं। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। हाँ, अगर हम देख रहे हैं तो नेशनल एजुकेशन ये सभी को पढ़ना होता है, हम सीटेट में भी ये पढ़ेंगे, हम डी प्लस बी में भी ये पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ये पेपर में आया नहीं है उस तरह से, आपका सीटेट तो पूछेगा ही पूछेगा। तो अगर हम देखें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, इसको हम पढ़ रहे हैं। बनाया किसने है इसको? तो एनसीईआरटी ने बनाया है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी ने ही एनसीएफ 2005 बनाया था, एनसीईआरटी ही बनाता है एनसीएफ को, जो स्कूल एजुकेशन वाले होते हैं। जो एनसीएफ टीई है वो एनसीटीई बनाता है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। ये बात मैं बहुत बार डिस्कस ऑलरेडी ही कर चुकी हूँ, अगर आपको इस बात पर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये सबको पढ़ना है भाई, आपके बैच में ये चल ही, कौन से फिलोसफर पढ़ने की बात कर रहे हो हमाद? हैं? कौन से फिलोसफर कहाँ पढ़ने हैं आपको? कोई हमें जल्दी नहीं है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपनी स्पीड पे चलेंगे, है ना? देखिए, तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो प्रीवियस एनसीएफ प्रायर टू एनसीएफ एसई, यानी प्रीवियस एनसीएफ क्या, किससे पहले? प्रायर टू एनसीएफ एसई। ये स्कूल एजुकेशन एनसीएफ 2023 आने से पहले कौन से प्रीवियस आपके एनसीएफ्स हैं, उस पे हमें चर्चा करनी है यहाँ। ठीक है, ये आपको पता ही है, कल भी बताया था, अब तक आपके दिमाग में बैठ भी जाना चाहिए कि हम बात कर रहे थे कि भाई 1995 में, सॉरी 1975 में जो है एनसीएफ आया, फिर 1988 में एनसीएफ आया, फिर ईयर 2000 में एनसीएफ आया, है ना? तो ऐसे जो है चीजें चल रही हैं। इसको अगर हम देखें तो 1975, फिर 1988, फिर ईयर 2000 और ईयर 2005। बात सही है? तो ये जो है एनसीएफ है आपके। क्लियर? अब आप देख रहे हैं एनसीएफ एसई 2023 में, तो ये 5th नंबर है एक तरह से, है ना? इससे पहले के 4 एनसीएफ आप देख चुके हैं, पढ़ने सारे नहीं होते हैं 2005, हम इसलिए अब 2005 भी धीरे धीरे करके जो है बैचेस में बंद हो जाएगा,
पढ़ना, हाँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा यार, क्यों नहीं होगा? तो अगर हम देखें यहाँ, तो ये 2023 ही हम पढ़ा करेंगे कुछ टाइम बाद से, लेकिन अभी तो आपको 2005 भी पढ़ना है, इसीलिए हमने 2005 भी किया है। ठीक है? तो अगर हम देखें तो एनसीएफ एसई यानी एनसीएफ स्कूल एजुकेशन 2023 से पहले हमने 1975, 1988, ईयर 2000 एंड 2005। अब बात करते हैं एनईपी 2020 प्रपोज्ड फॉलोइंग एनसीएफ्स। एनईपी ने ये कुछ 4 एनसीएफ्स हैं जिनको बनाने की बात कही है कि भाई हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, सारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो ये 4 एनसीएफ बनने चाहिए, जिससे एनसीएफ से क्या गाइडलाइन मिल जाती है कि ऐसा सिलेबस होगा, ये एक्टिविटीज होनी चाहिए, इस तरह से पढ़ाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव एनईपी सेट करती है, यानी जो उद्देश्यों का आधार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति रख रही है, उनको पूरा करने के लिए हमें करिकुलम फ्रेमवर्क चाहिए कि भाई इस रास्ते से जाएंगे तो ऐसे पहुंचेंगे। आपने मंजिल सेट कर ली, मुंबई जाना है, बट मैप के थ्रू भी तो आपको मैप भी तो लगाना होगा, तो मैप का काम करता है आपका एनसीएफ कि किस रास्ते से जाओगे, कहां से टर्न लोगे तो जल्दी पहुंचोगे, किस रास्ते को अवॉइड करना है, कहां रोड ब्लॉक मिलेगी, कहां पानी है कि कहां रोड है, ये तो हमें एनसीएफ बताएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक उद्देश्य तय कर दिया कि भाई आज से पहले जो है वो स्ट्रक्चर था, मान लीजिए शिक्षा का, वो 10+2 था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा अब जो है 5+3+3+4 होगा। एफपीएमएस फाउंडेशनल स्टेज होगी, प्रेपरेटरी स्टेज होगी, मिडिल स्टेज होगी और सेकेंडरी स्टेज होगी। बात सही है? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में यदि है तो आप बता सकते हैं। तो ये जो स्टेजेस हैं, ये क्या है? अब ये जो स्ट्रक्चर चेंज किया है, या जितनी भी नई बातें कही कि फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, पूल ऑफ सब्जेक्ट्स बनाओ, अलग अलग स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट साइंस कॉमर्स, ये करने की जरूरत नहीं है, पूल ऑफ सब्जेक्ट हो उसमें से बच्चा चुन पाए, इन सबको अचीव करने के लिए एनसीएफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एनसीएफ वो रोड मैप देता है। जैसे मैप आपको रास्ता देता है, गूगल मैप या वॉट एवर एप्पल मैप या जो भी मैप आप यूज कर रहे हैं, उसी तरह से करिकुलम आपको दिशा देगा। उद्देश्य सेट है, आपको पता है मंजिल कहाँ है, कि हमें ये अचीव करना है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कह दिया, लेकिन ये अचीव होगा एनसीएफ के माध्यम से। तो ये ऐसे ही 4 एनसीएफ बनाने को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि पहला जो बात हुई वो हुई कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर, एक मिनट, नेशनल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के लिए जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, ये बन भी गया है 2023 कि स्कूल एजुकेशन के लिए एक नया एनसीएफ बनाया जाए जो नए स्ट्रक्चर को फॉलो करे, 5+3+3+4 वाले। फिर एक और एनसीएफ की बात हुई, एनसीएफ ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो वो बाल वाटिका वाली स्टेज है, प्री स्कूल आंगनवाड़ी वाली स्टेज है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए, 3 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए स्पेशली फोकस करके ये बनाया जाए। ये पिछले साल 2024 में जो है ये फाइनली पब्लिश हुआ है, बट इसको पढ़ने की हमें जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये नर्सरी क्लासेस के लिए, तो जनरली नहीं पूछा जाएगा, ना तो प्राइमरी में, ना टीजीटी में, ना पीजीटी में। ये ईसीसीई वाले ही पढ़ते हैं, नहीं जरूरत पड़ेगी इसको हमें पढ़ने की। बहुत मन हो किसी का तो वो फिर आपकी इच्छा पे आ जाता है, अदरवाइज हम बैचेस में इसको नहीं पढ़ रहे हैं अभी। अभी तो एनसीएफ एसई 2023 से क्वेश्चन आना नया शुरू होगा, तो इसकी तो संभावना ना के बराबर ही है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, एनसीएफ टीई, एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। ये अभी बना नहीं है, अभी ड्राफ्ट वगैरह इसके चल रहे हैं। ये 2009 वाला ही अभी तक चलता है, लेटेस्ट बनना है लेकिन अभी तक नहीं बना है। ठीक। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट एजुकेशन, वयस्क के लिए शिक्षा, ये भी अभी बनेगा और ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे दोनों ही। ठीक है। टीचर एजुकेशन अभी आया नहीं है और अडल्ट एजुकेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है अडोलसेंस में निकल जाता है, टीन एज में ही स्कूल से बाहर, वो अडल्ट जो है स्कूल में नहीं पढ़ रहा, तो वो आपके पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि आप चाहे पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की, पीजीटी की, बच्चा जो है आपका 18 साल से कम की उम्र का ही होगा, तो उतने ही उम्र तक के बच्चे के बारे में आपको पढ़ना है। अडल्ट एजुकेशन वाला पढ़ने की जरूरत आपको एज सच नहीं पड़ेगी। बात सही है? तो हमको अभी एनसीएफ एसई 2023 पढ़ना है, ईसीसीई भी हम स्किप करेंगे, नीडेड नहीं है। शुरू करते हैं कहानी। क्या कहता है भाई एनसीएफ? इट इंट्रोड्यूसेस अ मोर होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन थ्रू अ 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर। यानी ये जो एनसीएफ है ये इंट्रोड्यूस करता है क्या? अ मोर होलिस्टिक, यानी एक ज्यादा कैसी समग्र अप्रोच, जिसमें बच्चे का मन, तन, दिमाग, इमोशन सब इन्वॉल्व हो। फ्लेक्सिबल, जरूरत पड़ने पे हर बच्चा जो है अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड, अपने एटीट्यूड, उसके हिसाब से चेंज किया जा सके, उसके पास ऑप्शंस हो, एक एक्टिविटी नहीं तो दूसरी एक्टिविटी, एक सब्जेक्ट नहीं तो दूसरा सब्जेक्ट, अलग अलग बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रुचियों के हिसाब से चीजें चुन पाए। बात सही है? नहीं, एनसीएफ टी 2009 नहीं पढ़ना है, जरूरत नहीं पड़ती है, पूछा नहीं जाता। फुल फॉर्म पूछ सकता है।
एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन थ्रू अ 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर। इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड याद रखिएगा, बहुत काम का शब्द है ना, बहुआयामी या मल्टी डिसिप्लिनरी कह देते हैं। मतलब एक से दूसरे डिसिप्लिन को जोड़ करके पढ़ाना। जैसे जेंडर जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस का ही विषय है, वो भाषा में भी आना चाहिए। तो एक टॉपिक बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंक्लूडेड होता है, एक दूसरे सब्जेक्ट को इम्पैक्ट करते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सब्जेक्ट में जो है आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जो रोल है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट तक ही सीमित हो। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में यदि हो रही है तो आप बता सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? कोई बात नहीं, पढ़ लो शंभू, एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई नुकसान थोड़ी है। ठीक है, मोर ऑफ अ सेम थिंग साक्षी, आपके लिए सेम ही है। वो मल्टीपल डिसिप्लिन की बात करें, वो इंटर डिसिप्लिन की बात करें, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ सब्जेक्ट से है, तो विषयों को एक साथ जोड़ करके पढ़ाना, कॉमन थीम निकालना। तो यह 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना के माध्यम से शिक्षा के लिए अधिक समग्र, लचीला और अंतः विषय दृष्टिकोण पेश करता है कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जो कॉमन चीजें हैं कैसे कनेक्ट किया जाए, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कैसे फ्लेक्सिबली अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए, अलग अलग तरीके से समझाया जाए। फोकसिंग ऑन क्रिटिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस, कि जो महत्वपूर्ण विकासात्मक चरण है, जो बच्चे का जो फाउंडेशनल स्टेज है, जिसको हम कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, उसके लिए वो शुरुआत के जो साल हैं, 8-10 साल तक की उम्र बहुत जरूरी है। अगर उस टाइम पे उसका विकास की प्रक्रिया गड़बड़ हो गई, ठीक से पोषण नहीं मिला, ठीक से एक्टिविटी या शिक्षा अच्छी नहीं मिली, तो उसका प्रभाव आगे तक रहेगा। ठीक है, तो फोकसिंग ऑन क्रिटिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस, फाउंडेशनल यानी एजेस 3 to 8 years, ये फाउंडेशनल स्टेज है, 3 से 8 वर्ष पे स्पेशली ध्यान देना है। प्रेपरेटरी स्टेज 8 से 11, और फिर बाकी पूरी ही स्टेज को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है एफपीएमएस वाली, कि महत्वपूर्ण विकासात्मक चरणों पर ध्यान केंद्रित करना। मूलभूत चरण उम्र 3 से 8 वर्ष, प्रारंभिक चरण 8 से 11, मध्य 11 से 14 और माध्यमिक 14 से 18 वर्ष। आगे बढ़ेंगे। कोर प्रिंसिपल्स, कोर प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। कुछ मुख्य कोर प्रिंसिपल्स हैं, मुख्य सिद्धांत हैं। ऑफलाइन बैच कल परसों में अनाउंस कर देंगे, दिवाली के बाद शुरू होगा, बट अनाउंसमेंट जो है आपकी, और आपको बुलाया जाएगा 27 तारीख को, आपको सेंटर पे बुलाएंगे, भवन वगैरह करेंगे आराम से बैठ करके। तो जो लोग दिल्ली में हैं वो आ सकते हैं ऑफलाइन बैचेस में, मतलब उसके लिए ऑफलाइन सेंटर की शुरुआत के लिए। कोर प्रिंसिपल्स क्या है, मुख्य सिद्धांत टू रियलाइज द विजन ऑफ एनईपी 2020, कि अगर हमको जो एनईपी 2020 अपना एक विजन रख रही है, अपना एक मार्गदर्शन, अपना एक दिशा रख रही है कि ये ऐसे ऐसे हम अचीव कराएं, बच्चे को बोझ से हटाएं, एक्टिविटी कराएं, तो ये कोर प्रिंसिपल्स कैसे अचीव होंगे? टू रियलाइज द विजन ऑफ एनईपी 2020, तो वो कोर प्रिंसिपल्स कौन से हैं जिससे एनईपी 2020 का जो विजन है वो रियलाइज हो सके? फटाक से समझते हैं। गाइड फॉर प्रैक्टिशनर्स, गाइड फॉर प्रैक्टिशनर्स, यानी ये एनसीएफ जो है आपका, ये गाइड की तरह काम करेगा प्रैक्टिशनर्स के लिए, यानी टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल के स्टाफ के लिए, अभ्यासकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका का काम करेगा। यानी गाइड है किसके लिए? प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो लोग प्रैक्टिशन, जो इसका उपयोग करने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ है, प्रिंसिपल्स हैं, बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा, तो उनके लिए गाइड जैसा बन जाता है कि आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, एनसीएफ क्या कहता है, कैसे पढ़ाएं किस सब्जेक्ट को। इस सब के लिए एनसीएफ एक गाइड के रूप में काम करता है। ठीक है, फिर आता है सेकंड, स्पेसिफिसिटी, यानी विशिष्टता के बारे में बता देता है। ये कोर प्रिंसिपल है कि स्पेसिफिकली किस स्टेज में कितना सीखना है, क्या सीखना है, क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए किस स्टेज के लिए, ये सब एनसीएफ बता रहा है। कोर मतलब मुख्य। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रैग्मेटिक कंसीडरेशंस, यानी व्यावहारिक विचार। प्रैग्मेटिक कंसीडरेशंस यानी व्यावहारिक विचार, यानी प्रैक्टिकली जो पढ़ाया जा रहा है, जो करिकुलम में गाइडलाइंस रखी गई हैं, उनको प्रैक्टिकली कैसे अचीव करेंगे, ये सिखलाएगा आपका एनसीएफ के माध्यम से। पता लगेगा कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में कैसे आप यूज करेंगे जो लर्निंग है उसको एक्चुअल लाइफ में। लर्निंग स्टैंडर्ड्स, यानी सीखने के मानक तय किए जाएंगे कि इस स्टेज में, इस क्लास में ये चीजें तो आनी चाहिए बच्चे को, क्या उतनी आ रही हैं? हाँ, जैसे सेंसस जो है वो ज्योग्राफी में भी है, इकोनॉमिक्स में भी, ऐसे बहुत सारे फिजिक्स और मैथ्स में टॉपिक जो है कॉमन है, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है। तो ये कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा कुछ की फीचर्स हैं, यानी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनकी बात एनसीएफ करेगा कि ये अचीव होनी चाहिए। और देखो, किसी में अगर आपको लग रहा है कि टीचर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो कम नंबर में आए चाहे वो ज्यादा में आए। तो फिर आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो कौन सा ज्यादा आपको महत्वपूर्ण लग रहा है कि ये पढ़ लूँ ये छोड़ लूँ, क्योंकि वो टीचर अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है आपको आगे की चीजें भी समझ में ना आए। फिर कुछ टॉपिक स्किप नहीं किए जा सकते होते।
इंग्लिश में कोई पूछ रहा है उस बात पे मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो की फीचर्स ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के लिए अगर हम बात करें तो क्या की फीचर्स हैं? कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल रिफॉर्म। कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल रिफॉर्म यानी एक समग्र शिक्षा में परिवर्तन लाना। मतलब क्या है? बहुत बड़े मीना। मुकर्रम हमेशा मजे नहीं लेने हैं। जरूरी होती है कई बार चीजें। माहौल जो है त्योहार का है, हो सकता है मन ना लग रहा हो पढ़ने में, लेकिन जरूरी है। त्योहार त्योहार तभी लगेंगे जब जीवन में आप थोड़ा सा एक दिशा पकड़ लेंगे। कुछ त्योहार कई बार इग्नोर भी करने होते हैं और मन लगाना होता है। एक आध दिन कर लो सेलिब्रेट। दिल्ली में आएगा भाई ऑफलाइन सेंटर। चलिए, तो कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल रिफॉर्म यानी एक समग्र शैक्षिक परिवर्तन या बदलाव की बात कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए उसकी बात करेगा एनसीएफ। मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कैसे जोड़ के पढ़ाएं। असेसमेंट में, आकलन में, टेस्टिंग का जो तरीका है उसमें क्या रिफॉर्म्स लाएं उसकी बात करेगा। इफेक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस, क्या नए मेथड्स को अपनाया जा सकता है फ्लेक्सिबली, उसकी बात की जाएगी। एनहेंस्ड करिकुलम कंटेंट, कैसे करिकुलम कंटेंट को बेहतर बनाएं, बढ़ाएं नहीं। सिलेबस कम हुआ है कई जगहों पे, आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ की, ईवीएस से लेके कई सब्जेक्ट्स की, तो चैप्टर्स कम हुए हैं लेकिन एनहेंस हुए हैं। जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जरूरी चीजें हैं वो बढ़ाई जाएं और जो एक्स्ट्रा है उनको हटाया जाए। एम्फेसिस, ताकि बच्चे से लोड कम हो सिलेबस का। एम्फेसिस ऑन द फाउंडेशनल स्टेज, ये जो 3 से 8 वर्ष की उम्र है ये बहुत जरूरी है। आपका बच्चे का बेस बन जाता है, फाउंडेशनल ईयर्स है, मूलभूत चरण है, इस पे जोर दिया जाए, ये एनसीएफ कह रहा है। ठीक है, ठीक है मुकरम, कौन सा एग्जाम है? तो ये हुई बात, कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं ये कि ये एनसीएफ के की फीचर्स हैं कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल रिफॉर्म्स यानी पूरे एक सिस्टम में ही बदलाव आ गया, पूरे स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हैं उनकी बात ये करेगा। एक डिसिप्लिन से यानी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ाना है। आकलन के तरीके में क्या रिफॉर्म्स लाने हैं, नए मेथड्स कौन से बेहतर तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, करिकुलम कंटेंट को कैसे अच्छा बनाना है, फाउंडेशनल स्टेज पे ज्यादा जोर देना है। इन सब की जो बातें हैं ये इसके फीचर्स हैं, यानी ये विशेषताएं हैं, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके, जो हम पढ़ रहे हैं एनसीएफ 2023 उसके। ठीक, तो ये आपको समझने के तौर पे काम आएगा, उसके रट्टे नहीं लगाने। हाँ वो आएगा शंभू, हो जाएगा वो, डोंट वरी। वेरी गुड, सही सीपी मिश्रा जी। देखिए, द एनसीएफ एसई इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 पार्ट्स, यानी ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है ये 5 भागों में विभाजित है। या इसको ऑर्गेनाइज किया गया है कितने, 5 पार्ट्स में, जो आप सामने लिखे हुए देख भी रहे हैं। पार्ट ये बस आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको फिर तो आपको कई सौ पेज की पीडीएफ हो जाएगी, पढ़ते रह जाएंगे। पार्ट ए है अप्रोच, यानी दृष्टिकोण क्या है, कैसे बच्चे को सेंटर में रख के चीजें की जाए, ये है पहला पार्ट। पार्ट बी क्या है, क्रॉस कटिंग थीम्स, अंतर्निहित विषय या इसको हम बहुआयामी विषय कह देते हैं, यानी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कैसे कनेक्ट करें हम, है ना, तो वो एक बात हो गई। पार्ट सी यानी थर्ड पार्ट क्या है, स्कूल सब्जेक्ट्स, स्कूल के विषय क्या होने चाहिए उस पर चर्चा होगी। अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में चर्चा है, आगे हम ये सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। इन 5 पार्ट में से जो जो जरूरी है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे इस सेशन में। पार्ट डी या फोर्थ पार्ट क्या है, स्कूल कल्चर एंड प्रोसेस, स्कूल संस्कृति और प्रक्रियाएं। स्कूल संस्कृति और प्रक्रियाएं देखते हैं एक बार। लर्निंग स्टैंडर्ड है, आपने एक तय किया है पैमाना कि तीसरी कक्षा से बच्चा ये निकले तो उसको ये चीजें आनी चाहिए इस लेवल पे, ये लर्निंग स्टैंडर्ड है, आउटकम सेट किया है आपने। ठीक, तो स्कूल कल्चर एंड प्रोसेस, स्कूल संस्कृति और प्रक्रियाएं, स्कूल में क्या कल्चर होगा। भाई स्कूल में सब डरे डरे घूमेंगे या सब अपनी बात कह पाएंगे, सारे अलग अलग स्कूल में अलग अलग कल्चर होता है, संस्कृति जो माहौल है वहां का वो अलग होगा, तो वो भी ये एनसीएफ चर्चा करेगा कैसी प्रोसेस रहेगी उसको बनाने की। फिफ्थ पार्ट है क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इकोसिस्टम, यानी एक सहायक तंत्र का निर्माण किया जाए, एक ऐसा इकोसिस्टम बने स्कूल में, पूरा जो एक तंत्र बने वो सपोर्टिव हो, टीचर्स के लिए भी, बच्चे के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, प्रिंसिपल के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी। तो पूरा सिस्टम ऐसा बने जो सपोर्टिव हो, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ावा दे रहे हो, ना कि पीछे खींच रहे हो सब, है ना। बच्चे के हित के लिए बनाया जा रहा है ना, कुछ भी जो भी पॉलिसी जो भी एनसीएफ सब कुछ तो बच्चे के हित के लिए ही हम बना रहे हैं। क्रॉस कटिंग थीम्स है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी वाली ही बात है। ये जो थीम है वो इस तरह के हो, बच्चे के जीवन से भी जुड़ रहे हैं, सब्जेक्ट से भी जुड़ रहे हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपस में भी जुड़ रहे हैं, तो वो एक ही दायरे तक सीमित नहीं है, क्रॉस कट कर रहे हैं थीम्स। एक सब्जेक्ट एक आयाम दूसरे आयाम तक जा रहा है, टच कर रहा है उसको। ठीक,
तो अप्रोच यानी दृष्टिकोण क्या होगा, ये पहला पार्ट है 5 पार्ट्स में से। फिर क्रॉस कटिंग थीम्स, अंतर्निहित विषय एक दूसरे से जोड़ करके कैसे डिस्कशन करना है, कैसे एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ना है, जीवन से जोड़ना है। स्कूल सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाने कोर सब्जेक्ट कौन से हैं उस पे आएंगे। स्कूल कल्चर एंड प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इकोसिस्टम। ये 5 पार्ट हैं जो इसमें जिस पे चर्चा होनी है। लैंग्वेजेस यानी भाषाएं। इस साल तो मुश्किल है सारी, जनवरी वगैरह में कहीं मान के चलो आप सीटेट, जनवरी फरवरी में भी हो जाए तो बड़ी बात है, देने को ये कल दे दे नोटिफिकेशन, बट इस साल मुश्किल है। अब भाषाओं पे हम चर्चा करेंगे, लैंग्वेजेस के बारे में एनसीएफ क्या कह रहा है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? देखिए, तो लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, फटाफट से समझेंगे। ठीक, मैम आपको देख के निवेदिता किसकी, अच्छा बेटी बुला रही है आपकी, ओके हाय बोलना आपकी बेटी को। थोड़ा सीरियस मैटर हो रखा है यहाँ पे, हमें पढ़ना बहुत जरूरी है ना, पढ़ लेते हैं। ये आपको मिल जाएंगे लिखे हुए। फीचर्स में यही है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ के पढ़ाना है, फ्लेक्सिबिलिटी हो, होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, वही बातें जो हम करते आ रहे हैं 70 तरीकों से, वही बातें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं नहीं, आप सीरियल वाइज नहीं याद करें, आपको पता हो तो चल जाएगा काम, ऐसे 1 2 3 4 5 नहीं पूछेगा, आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए, तो भाषाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो द 3 लैंग्वेजेस इन द स्कूल करिकुलम आर डिनोटेड एज, कि 3 भाषाएं पढ़नी है आपको स्कूल करिकुलम में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत, 3 भाषा सूत्र के तहत। तो R1, R2 और R3, ये लैंग्वेज को डिनोट किया जा रहा है कि पहली लैंग्वेज R1, दूसरी R2, तीसरी R3। ठीक है, R1 पे चर्चा करते हैं। दिस इज द लैंग्वेज इन विच लिटरेसी फर्स्ट लर्नड इन स्कूल, यानी ये वो भाषा है जहां जिसके माध्यम से आप साक्षरता सीखते हैं स्कूल में, है ना। साक्षरता का माध्यम है कि आप पढ़ना लिखना सीखेंगे, उसी को साक्षरता कहते हैं ना। साक्षरता का माध्यम है ये पहली भाषा, यानी स्कूल में पढ़ाई का माध्यम क्या होगी, वो है ये भाषा। तो दिस शुड बी अ चाइल्ड्स मदर टंग और द स्टेट लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। तो ये बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, या फिर जो राज्य में भाषा चल रही है या क्षेत्र में भाषा चल रही है वो होनी चाहिए। 3 भाषाओं की चर्चा हुई ना, R1, R2, R3। मातृभाषा या राज्य की भाषा, राज्य की भाषा। ठीक है, तो दिस इज द लैंग्वेज इन विच लिटरेसी फर्स्ट लर्नड इन स्कूल। ये वो भाषा है जिसके माध्यम से बच्चा साक्षर बनता है, पहली बार वो पढ़ना लिखना सीखता है, जिसके माध्यम से। बता देंगे, जीटीबी नगर में होगा राजेश्वरी, ऑफलाइन बैच का प्रॉपर बताएंगे। अभी इस पे फोकस करो, है ना नौशीन, वेरी गुड। चलिए देखिए, तो अगर हम बात करें, दिस इज द लैंग्वेज इन विच लिटरेसी फर्स्ट लर्नड इन स्कूल, जिसके माध्यम से बच्चा साक्षर बनता है स्कूल में। ये मातृभाषा यानी उसकी मदर टंग हो सकती है, हिंदी हो सकती है, हिंदी मीडियम भी हो सकती है स्कूल में पढ़ाने का, या कोई क्षेत्रीय भाषा या उस स्टेट की जो भाषा चलती हो उसमें पढ़ाया जा सकता है। दूसरा है R2, यानी ये लैंग्वेज 2 होगी। एनी लैंग्वेज अदर देन R1, कोई भी भाषा हो सकती है, भारतीय मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की हम कल बात कर रहे थे, 22 भाषाओं की, कोई भी भाषा हो सकती है। बस शर्त ये, इन 3 भाषाओं में से 2 भाषाएं जो वो भारतीय मूल की होनी चाहिए, यानी इंडियन ओरिजिन की होनी चाहिए, या इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस होनी चाहिए। तो एनी लैंग्वेज अदर देन R1, कोई भी भाषा जो R1 में, R1 के अलावा, मतलब अगर हिंदी पढ़ी है किसी ने R1 में, तो अब R2 हिंदी थोड़ी हो जाएगा, 2 लैंग्वेज सेम थोड़ी हो सकती हैं। तो R1 के अलावा कोई भी भाषा। R1 के अलावा, R1 के अलावा कोई भी भाषा, कोई भी भाषा, बात सही है। R1 के अलावा कोई भी भाषा, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। R3 क्या है, एनी लैंग्वेज अदर देन R1 एंड R2। R3 जो R1 और R2 जो 2 लैंग्वेज पहले पढ़ चुका है बच्चा, उसके अलावा कोई तीसरी भाषा होगी, है ना। तो पहली भाषा क्या थी, या तो स्टेट लैंग्वेज या मदर टंग। R2 जो पहली पढ़ चुका है उसके अलावा कोई भी भाषा। R3 जो पहली दोनों है उनके अलावा तीसरी भाषा। ठीक है ना। फिर आते हैं एटलीस्ट, यही बात जो मैं आपको बता चुकी हूं कि एटलीस्ट 2 ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेस, ये जो टोटल 3 भाषाएं हैं R1, R2, R3, इन तीनों में से एटलीस्ट 2 भाषाएं ऐसी होनी चाहिए जो इंडियन ओरिजिन की हो, या मस्ट बी नेटिव टू इंडिया, भारतीय भाषाएं हों बेसिकली 2। तो टोटल कुल मिलाकर के बात क्या हो रही है, जब भाषाओं का जिक्र हो ही रहा है तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि
अलग अलग लैंग्वेज को अलग अलग नाम से डोनेट कर रहे हैं, R1 R2 R3। और जब हम बात कर रहे हैं R1 R2 R3 की, तो इनमें से कोई भी जो 2 भाषाएं हैं, 2 लैंग्वेजेस, वो कैसी होनी चाहिए? इंडिया की नेटिव होनी चाहिए, यानी भारत की भाषाएं होनी चाहिए, है ना। देशज भाषाएं जिनको हम बोल देते हैं, नेटिव का मतलब, हम कहते हैं ना भाई आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन नेटिव प्लेस कौन सा है, तो आप बताएंगे हरियाणा है जी, या गुजरात है जी, उत्तर प्रदेश है जी, जैसे मैं बुलंदशहर बोलती हूँ नेटिव। तो जहां से हैं, तो भारतीय मूल की कुछ 2 भाषाएं होनी चाहिए इन 3 में से। तीसरी आप चाहे फ्रेंच पढ़ा लो, जर्मन पढ़ा लो, लेकिन कोई 2 भाषाएं होनी चाहिए जो भारतीय या तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के दायरे में आती हो उन 22 भाषाओं में, या फिर जो भारत की ही हो। अभी होगा, ये धीरे धीरे चल ही रही हैं चीजें, सारी बातें लागू तो होती नहीं है। आर से लैंग्वेज को डिनोट किया, ये इनकी मर्जी है। हाँ, इंग्लिश स्पेनिश हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। भाई 3 भाषाओं में से कोई 2 हैं जो आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो 22 भाषाओं की लिस्ट में आती है, उनमें से 2 एटलीस्ट होनी चाहिए, या भारतीय मूल की भाषा हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को लेकर के यदि हो रही है, तो आप बिल्कुल खुले दिल से बता सकते हैं। फाउंडेशनल स्टेज की अब हम पहली एक एक स्टेज करके चर्चा करेंगे अगेन। फाउंडेशनल स्टेज यानी मूलभूत चरण, 3 से 8 वर्ष। क्या कहेंगे इसको? मूलभूत चरण। देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो? हाँ, मूलभूत चरण, मूलभूत चरण। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या नहीं? नोट्स आपको मिल जाएंगे, अगर आपका मन नहीं है तो बिल्कुल मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है वो दिमाग में सेट होना चाहिए। वो नोट्स आप अपने बनाएं, हम जो दे रहे हैं वो पढ़ें, ना बनाएं, खुद से दिमाग में बिठाएं, रट्टे लगाएं, वो सब आपकी ऊपर है। बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट होगा तो आप, क्योंकि वहां लिख के तो आना नहीं है, आप वहां फिर क्वेश्चन सामने आ जाए तो आप पहचान पाए, क्योंकि कुछ लोग क्या है, नोट्स बनाने में ही आधा जीवन निकाल देते हैं, तो वो मत बनिए आप। वेलकम है जी इशरार आपका, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, 3 में से 2 भाषाएं नहीं, ऐसा नहीं 3 में से 2 भाषाएं आनी चाहिए पल्लवी, गलत समझ रहे हो। भाषा तो तीनों ही पढ़नी है, लेकिन 3 में से 2 भाषाएं भारत की भाषाएं होनी चाहिए। तीसरी कुछ भी हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, और कोई जर्मन हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, एनी एनी लैंग्वेज अदर देन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, बट 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। ठीक है जी। जो देखो, जिसको नोट्स बना के ही पढ़ाई होती है वो पूछेगा भी नहीं, वो तो खुद बना ही लेगा। अपने नोट्स से बेहतर कुछ नहीं होता, बट हमें प्रैक्टिकली भी चलना है ना, प्रैग्मेटिक अप्रोच भी अपनानी है। इंग्लिश तो नेटिव नहीं, बट वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में तो आती है ना। ठीक है, चलिए, वो थर्ड लैंग्वेज रख लो, उसको क्या दिक्कत है। फाउंडेशनल स्टेज 3 to 8 years, फटाफट से देखना। फाउंडेशनल स्टेज 3 to 8 years। 1 मिनट पानी पियेंगे, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत स्पीड में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, कई लोग कह भी रहे हैं स्पीड कम कर लो। ये आज आपकी आखिरी क्लास है, फिर हम शायद नेक्स्ट फ्राइडे ही मिल रहे होंगे, और हो सकता है कि मंडे मिले, ये भी हो सकता है ना। नेक्स्ट मंडे, यही फिर साल भर में यही छुट्टियां, अब तो आगे फिर छुट्टियां आपकी होनी नहीं है, क्योंकि अभी सैटरडे संडे है, कल और परसों, फिर दिवाली है मंडे को 20 को, फिर 21 को दीपावली है अगेन, फिर फिर आपकी 22 को जो है गोवर्धन पूजा, फिर आपका भाई दूज, फिर फ्राइडे आ जाएगा। तो फ्राइडे हो सकता है कि छुट्टी ही रहे, सैटरडे संडे क्योंकि छुट्टी है ही, तो हम सीधा मंडे मिले, ऐसा भी हो सकता है। और अगर क्लास लगती है करियर विल पे फ्राइडे को, तो फिर तो फ्राइडे भी मिल सकते हैं नेक्स्ट, मतलब एक हफ्ते की तो एटलीस्ट छुट्टी है ही, नहीं तो हम 10 दिन बाद मिल रहे होंगे। इस दौरान आप सारे जो भी नोट्स आपको मिले हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिले हैं, आप किसी ने नया ज्वाइन किया है, वो सब रिवाइज कर लीजिएगा, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ शिवानी, पहले इतना तो पढ़ो। वो छुट्टी है ही, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, वो है ही छुट्टी, इस तरह का ही बना हुआ है डिजाइन। नहीं, छोड़ना नहीं है प्रियंका कुछ भी, और रीजनिंग तो आ जाएगी, और थोड़ा सा एफर्ट करोगे। हाँ, उदय सर ने नेक्स्ट मंडे से ही क्लास बताई है। हाँ, वो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ वंशिका, कि मैं फ्राइडे को हो सकता है ले लूँ, बट आप मंडे ही मान के चलो, सीधा नेक्स्ट मंडे ही मिलेंगे। हालांकि इस बीच हम 27 तारीख को छठ में प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली में जो है ऑफलाइन सेंटर की ओपनिंग कर दें, और उस बीच आपको बुला लें, तो लेट्स सी।
उसमें अनाउंस करेंगे, अभी अनाउंस किया नहीं है, प्लानिंग ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हरकेश। हाँ, सब कुछ रिवीजन कर लेना छुट्टी में, बिल्कुल अमित। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं फाउंडेशनल स्टेज की, जिसको मूलभूत चरण कहते हैं, 3 से 8 वर्ष में, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE भी कह दे रहे हैं हम। इसमें डोमेन्स यानी सब्जेक्ट की बात हो रही है, पक्षों की बात हो रही है अगर मैं कहूँ, है ना, या सब्जेक्ट्स लिख देती हूँ मैं इसको आसान भाषा में। सब्जेक्ट्स, विषय, पहलू, जो आप कहना चाहें, विषय, पहलू, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास पे बच्चे के फोकस किया जाए। ये सब्जेक्ट या पहलू हैं, सब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले, एस्पेक्ट्स हैं, ये पक्ष हैं कि फाउंडेशनल स्टेज में 3 से 8 वर्ष का जब बच्चा है तो किस किस पहलू पे उसके ध्यान हमें देना है। हाँ, स्कूल एजुकेशन के अंदर तो फिजिकल डेवलपमेंट हो बच्चे का, यानी उसके शारीरिक विकास पे, तो खेलना कूदना, एक्टिविटी कराना, ये सब पीटी होती है स्कूल में, इसीलिए है ना, गेम्स पीरियड होता है। तो शारीरिक विकास पे हम खेल खेल में सिखाते हैं, शारीरिक विकास पे जोर आपको देना है। तो शारीरिक विकास बच्चे का, शारीरिक विकास का पक्ष जो है उसको इंक्लूड करना है। सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट यानी सामाजिक सांवेगिक एवं क्या है, एथिकल डेवलपमेंट यानी मॉरल वैल्यूज उसके अंदर डेवलप हो पाए, एथिक्स उसके अंदर डेवलप हो पाए। ठीक, तो बच्चे की सामाजिक समझ बढ़े और इमोशंस भी कनेक्टेड महसूस करे, वो अपने स्कूल से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से इमोशनली भी कनेक्टेड हो, अपने एनवायरमेंट से। तो सामाजिक, सामाजिक सांवेगिक, सामाजिक सांवेगिक एवं एथिकल डेवलपमेंट यानी एथिक्स का विकास। ठीक, नैतिक मूल्यों का विकास, आप ऐसे भी इसको कह सकते हो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक, क्योंकि ऐसा कोई एथिक्स की किताब यूपीएससी वाली थोड़ी पढ़ानी है बच्चों को आपको 3 से 8 में, लेकिन एक बेसिक सही और गलत का निर्माण उसके अंदर किया जा सकता है। ठीक है, सही बात है मुकर्रम। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे के संज्ञानात्मक पहलू पे आपको जोर देना है कि बच्चे का दिमाग विकसित हो, संज्ञानात्मक विकास पे आपको फोकस करना है। मेंटल स्किल्स, मानसिक कौशल, सोचना समझना जानना चीजों को, है ना, इमेजिन करना, ये सब विकसित हो, तर्क करने की क्षमता आए, दिमाग से संबंधित जितने भी काम है, भाषा विकसित हो, ये सब भी दिमाग से जुड़ा हुआ है ना। एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, बच्चे में सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक समझ, कौन से त्योहार मनाए जा रहे हैं, कौन से कपड़े पहने जा रहे हैं, कौन सी डिशेस बन रही हैं, यानी खाना, और सौंदर्यात्मक समझ, एक एस्थेटिक सेंस होता है, वो विकसित हो बच्चे का, है ना। तो सौंदर्यात्मक समझ, सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक विकास। फिर आता है लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट यानी भाषा एवं साक्षरता का विकास, भाषा और साक्षरता का विकास, भाषा एवं साक्षरता का विकास। अब भाषा का विकास होगा तभी तो साक्षर बन पाएगा व्यक्ति, पढ़ेगा लिखेगा कैसे, लिटरेसी आएगी कहाँ से, भाषा के विकास से। तो भाषा एवं साक्षरता विकास, ये एक पहलू है 3 से 8 वर्ष में, इन पहलुओं पे हमें जोर देना है स्कूल एजुकेशन में। फिर आता है सिक्स्थ एस्पेक्ट, इन एडिशन लर्निंग स्टैंडर्ड्स फॉर डेवलपिंग पॉजिटिव लर्निंग, बच्चे में एक सकारात्मक एटीट्यूड पैदा हो सीखने के प्रति, और उसके लिए एक लर्निंग स्टैंडर्ड सेट हो कि तीसरी कक्षा का बच्चा है तो पढ़ना लिखना बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये लर्निंग स्टैंडर्ड सेट हुआ है कि इस उम्र में इतना कॉम्पिटेंट बच्चा होना चाहिए। फॉर श्योर हो जाएगा रूपल, बता चुकी हूँ अभी 1-2 दिन पहले वाली क्लास में सारे बैचेस का मैंने बताया किसका सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। अब दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करेंगे रोज सेम बात। हैप्पी दीपावली आप सभी को भी एडवांस में भाई। तो इन एडिशन लर्निंग स्टैंडर्ड्स फॉर डेवलपिंग पॉजिटिव लर्निंग, मतलब बच्चे के अंदर आपको अधिगम के मूल्य या मानक विकसित करने हैं सकारात्मक अधिगम के लिए। अधिगम के, अधिगम मानकों का निर्माण, मानकों का यानी स्टैंडर्ड्स का, मानकों का विकास इसके लिए पॉजिटिव लर्निंग के लिए यानी सकारात्मक अधिगम के लिए, सकारात्मक अधिगम के लिए। एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड सीखने के प्रति पैदा हो, दूसरा किस
लेवल तक बच्चे को किस कक्षा में चीजें आती हो, उसका निर्माण। ठीक है। हाँ, ओमान सरी सही है। एस्थेटिक, आप देख रहे हैं सिमेट्री है, आप कहते हैं ये चीज सुंदर है, कैसे सुंदर है? कुछ उसमें सौंदर्यात्मक समझ होगी, है ना? कि एक बेसिक एस्थेटिकल सेंस होगा कि ह्यूमंस को, आपको क्यों नेचर पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, एक सिमेट्री होती है। कुछ भी बाल कहीं से भी बढ़ रहे हो तो आपको अच्छे लगेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एस्थेटिक सेंस के हिसाब से नहीं जा रहे हैं। अब बाल बांधे हुए हैं, कहीं से भी गुचड़े फुचड़े होते रहेंगे तो आपको अजीब लगने लग जाएंगे, यही है ना? दाढ़ी बढ़ रही है तो बढ़ ही रही है, तो वो एस्थेटिक सेंस में नहीं आता। ठीक है ना? मुझे लगा ये ब्लैक रिंग ज्यादा बेटर लगेगी, जबकि मुझे तो कोई ऐसा शौक नहीं है, बहुत ज्यादा एस्थेटिक सेंस मे बी डेवलप नहीं हुआ है या उस तरफ इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये एस्थेटिक सेंस, फैशन, ये भी एक तरह का प्रिविलेज है। कुछ लोगों को तो शौक होता ही है, तो मूवीज और वो सब देख के वो बेचारे वो करते हैं, और दूसरा एक, जिस माहौल में आप बड़े होते हैं, है ना? तो मुझे नेचुरली भी कोई वो नहीं रहा शौक, और दूसरा मैं गांव में पली बड़ी, तो मुझे तो एक टी शर्ट आज भी आप रोज बनाओ तो मैं साल भर वही पहन लूं, मतलब गंदी नहीं, बस धुलती रहे, या डिफरेंट सेम कलर की 4 टी शर्ट ही क्यों ना हो। तो वो एस्थेटिक सेंस, और लेकिन डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग कपड़े पहनना ही एस्थेटिक सेंस है, वो फैशन सेंस हो सकता है, किसी को शौक हो सकता है। बट कुल मिला के बात ये है कि एब्सर्ड ना लगे। एब्सर्ड बोले तो कि मैं यहाँ अभी आपको कुछ ऐसे अतरंगी से कपड़े पहन के आऊं, रणवीर सिंह टाइप के, तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे, कहाँ की क्या हिसाब किताब है। या आपको पता है जब आप शादी में जाते हैं तो आप कुछ और पहन के जाते हैं, और आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ और पहन के जा रहे हैं। मैम रिंग क्या फिटनेस रिंग? हाँ, फिटनेस रिंग ये लवी, मैं फिटनेस क्या कहते हैं, हाँ, तो वो उस कलर पे हम बात कर रहे थे, तो वो रिफ्लेक्ट करता है, आपको पता है जब भी मैं लाइट कलर अगर पहनती हूँ तो कैमरा में रिफ्लेक्शन आता है उसका। तो एक सिल्वर कलर की हमने मंगाई थी, उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा लग रहा था। ठीक, तो हम, मेरे मैनेजर हैं, उनको दे दी। और ये ब्लैक रिंग रिफ्लेक्ट नहीं करती, ब्लैक कलर मुझे वैसे भी पसंद है, ब्लैक और व्हाइट दोनों ही। तो ये बेसिकली हल्का सा इसमें एस्थेटिक सेंस लगा, और कुछ नहीं है। ठीक है? तो नेचर को लेकर के भी सेम बात लागू होती है, कलर कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत ही डीप है, फिर फैशन डिजाइनिंग से लेके 50 चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। क्लियर है? इस ये पीपीटी बनी हुई है, इसमें भी एक एस्थेटिक सेंस लगा है, एक डिजाइनिंग सेंस लगा है। ऐसे अतरंगी से कलर आपको कभी भी नजर नहीं आएंगे। दैट्स माय पर्सनैलिटी सॉर्ट ऑफ थिंग, कि बहुत ज्यादा भड़कीले रंग, या मतलब जो मेरी आंखों को चुभते हैं कुछ रंग। हालांकि अब तो मैं कोशिश करूँ, मैं फोन लिया या मैंने एक कार ली थी ब्लू कलर की, तो वो मेरी पर्सनैलिटी है नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट टाइप या ग्रे टाइप कलर्स, जो थोड़े से लाइट पेस्टल टाइप के कलर्स हैं, वो मुझे ठीक लगते हैं। बट फिर मुझे लगा यार, जीवन में इतना तो बढ़ापा नहीं आया है जितना ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। तो कभी कभी फॉर अ चेंज मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ, चलो फोन लिया ऑरेंज ले लिया, गाड़ी ली ब्लू ले ली। वो पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन फॉर अ चेंज। और वो उस कई चीजों में, जैसे फोन ये पर्टिकुलर ऑरेंज कलर में अच्छा लग रहा था, मतलब थोड़ा चुभता भी आंखों को, बट ठीक लग रहा था। वो गाड़ी स्पोर्ट्स कार है तो क्यूट लग रही थी ब्लू कलर में। तो वो एस्थेटिक सेंस है कि कौन सी, ये सब पे पूरी रिसर्च होती है, कंपनीज पूरी पूरी रिसर्च करती हैं, बैठ के साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं कि किस तरह के डिजाइन में कौन सा ब्राइट कलर अच्छा लगेगा, कहाँ से कैसा कर्व देना है। ये सब एस्थेटिक सेंस का कमाल है, कि आपको कोई चीज सुंदर लग रही है, उस पे पीछे से बहुत काम किया गया है, कि ह्यूमंस को सिमेट्रिकल चीजें अच्छी लगती हैं, जो एक जैसी, दोनों साइड्स, दोनों पार्ट्स उसके सिमेट्रिकल हो। चलिए खैर, तो ये हुई कहानी। तो ये कुछ कुछ एस्पेक्ट्स है, इतना हमें मतलब उसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। फाउंडेशन स्टेज, जैसे अगर आपने ये गोला भी है और इसमें रंग भरना है, तो अगर बाहर निकला हुआ होगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, या फिर एकदम जो बिल्कुल नीटली भरा हुआ होगा, तो ये भी एस्थेटिक सेंस का ही पार्ट हो जाएगा, कि एस्थेटिक डेवलपमेंट, सौंदर्य का विकास बेसिकली। तो फाउंडेशन, सौंदर्य का विकास, वो मेकअप करने से नहीं है इसका संबंध। हाँ, थैंक यू रश्मि। चलिए, तो कोई कह रहा फ्लेक्स। अरे, समझाने की कोशिश कर रही हूँ पल्लवी। मेरे मेरे दिमाग में यही दो थोड़े से अटपटे से दो जो है वो आते हैं, क्या कहते हैं उसको, एग्जाम्पल, कि जो मैंने थोड़ा अपनी पर्सनालिटी से हट के चीजें की हैं। अदरवाइज बाकी सब में तो फिर नॉर्मल ही है ना? मेरे घर की पूरी थीम जो है ग्रे ब्लैक के अराउंड है। तो वो दो दो चीजें ऐसी हैं, जैसे फोन लेते हुए भी मैं बड़ा संकोच था कि यार ये तो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। फिर हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं। और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी लग रहा था, क्योंकि इतने सालों से ब्लैक लेती हूँ या वाइट लेती हूँ फोन, एक साल ब्लैक एक साल वाइट, एक साल ब्लैक एक साल वाइट, वाइट या वट जो भी लाइट कलर हो, है ना?
तो ऐसे ही कार का भी सीन था। तो ये 2 ऐसे चॉइसेस हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स है मेरे लिए कि यार कुछ हट के ट्राई करते हैं। ठीक है? फ्लेक्स के लिए ऐसा क्या बचा है अब? चलो आ जाओ। रोने लगते हैं कई लोग, इनको उदाहरण दो कहाँ से गाँव के देती हूँ तब तो नहीं कहते हो कि फ्लेक्स कर रहे हो। देखो, तो डोमेन की अगर हम डोमेन्स की बात करें तो बच्चे का शारीरिक विकास पे जोर दिया जाए 3 से 8 वर्ष में, उसके सामाजिक और उसके सांवेगिक इमोशनल डेवलपमेंट पे, उसके बेसिक सही और गलत के सेंस पे विकास किया जाए, सच बोलना सही बात है, ये झूठ बोलना गलत बात है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे की सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाया जाए। एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में कौन से त्योहार, कौन से रंग, कौन सी डिशेज़, व्हाटएवर जो भी चल रहा है, उस पे ध्यान देना। ठीक है ना? फिर अगर हम बात करें लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, भाषा एवं साक्षरता की समझ बच्चे में विकसित हो। फिर इन एडिशन लर्निंग स्टैंडर्ड्स फॉर डेवलपिंग पॉजिटिव लर्निंग, यानी जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड भी बच्चे के अंदर विकसित हो और स्टैंडर्ड्स सेट हो हर एक स्टेज के हिसाब से। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने अभी बात की किसकी? फाउंडेशनल स्टेज की 3 से 8 वर्ष की चर्चा हमने की, इसमें ए डोमेन नॉलेज की बात हुई। अब हम बी पॉइंट पे आ रहे हैं जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में बात करेगा। ठीक है? यानी जिसको हम मूलभूत साक्षरता एवं सांख्यिकीकरण कहते हैं या सांख्यिक समझ कहते हैं। तो फाउंडेशनल लिटरेसी इन R1, जो फाउंडेशनल लिटरेसी हो यानी साक्षरता मूलभूत साक्षरता यानी पढ़ना लिखना जो बच्चा सीखे वो R1 यानी जो मदर टंग है उसमें सीखे। ठीक है? उसमें सीखे तो मूलभूत साक्षरता किसमें होनी चाहिए? R1 में, यानी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसमें आपको बेसिक पढ़ना लिखना सीखना है। ठीक है? 2 लैंग्वेजेस, 2 भाषाएं जो है आपकी वो R1 एंड R2 होंगी ही। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स यानी किताबें हों आपकी, प्ले बेस्ड पेडागोजी हो, बच्चे खेल खेल में सीखें, एक्टिविटी करके सीखें, आकलन का तरीका पे ध्यान दिया जाए, आकलन के तरीके पे, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बने वो 360 डिग्री असेसमेंट वाला जिसमें बच्चे का स्वयं आकलन, टीचर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, ये सब इंक्लूड हो सके। तो इस तरह से क्या आएगा बच्चे में? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आएगी, बेसिक पढ़ना लिखना और कैलकुलेशन जो है। हाँ, बच्चा राम और रावण में फर्क समझेगा, ये भी एथिकल ही एक पॉइंट है। ठीक है? क्लियर है बात? तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो हम यहाँ चर्चा में ला रहे हैं। हुमा अंसारी कह रहे हैं। हाँ, ठीक है? नहीं, फ्लेक्स फिट होने का करो जीवन में, अगर फ्लेक्स करना है किसी चीज़ का तो फिट होने का करो। उसमें आप मेहनत करिए। दिल्ली में रहती हूँ भाई मैं भी। मतलब अभी क्या, पिछले आधे जीवन से 14-15 साल से। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक की बात को समझने में? हाँ, फिटनेस ऐसी चीज़ है जो आप पैसे से नहीं खरीद पाएँगे। पैसा होते हुए भी आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा तब आप फिट रह पाएँगे। तो वैसे तो मैं दिखावे में बहुत विश्वास नहीं रखती हूँ, बट अगर करना है तो फिटनेस का करना चाहिए, है ना? क्योंकि उसमें असली एफर्ट लगता है। आपके मन पे कंट्रोल से लेके आपका डिसिप्लिन से लेके सब दिख जाता है कि आप कितने डिसिप्लिन हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ध्यान दे पाती हूँ, बट कोशिश तो रहती है। उस चीज़ के लिए बहुत मन से रिस्पेक्ट रहती है कि जो भी अपने हेल्थ का अगर ध्यान रख पा रहा है कोई। मुकर्रम कह रहे हैं आप गर्ल्स टीचर्स में ओनली ऐसी टीचर हैं जो इतना सादा रहती हैं। हाँ, लोग तो करते हैं भाई, उनका उनका शौक, बट मैं फिर भी इस चीज़ को बहुत प्रेफ़र नहीं करती कि जब आप क्लासरूम में जा रहे हैं तो बहुत सज-धज के जाएँ। वो मतलब मुझे थोड़ा-सा वो डिस्ट्रैक्टिंग लगता है और होता भी है। आप अगर केवीएस के इंटरव्यू में भी जाएँगे कल को, अगर आप बहुत लाउड मेकअप करके जा रहे हैं, भर के आप मेकअप करके और जो है क्या कहते हैं उसको, लिपस्टिक लगा के और 50 चीज़ें करके अगर आप लाउड मेकअप करके जाएँगे तो वो भी रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आप शादी में नहीं जा रहे हैं। तो इस चीज़ का कई लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं यूट्यूब पे, स्पेशली कि मतलब उतना लाउड मेकअप या वो फिर डिस्ट्रैक्टिंग हो जाती है क्लास, कि आपसे ज़्यादा, आपके कंटेंट से ज़्यादा ध्यान फिर आप पे है व्यक्ति का। तो वो थोड़ा-सा मुझे ख़ैर शौक है भी नहीं और मुझे वो चीज़ खराब भी लगती है। आप शादी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वो आप करिए अपने हिसाब से। बट वो लाइट ही होना चाहिए अगर मेकअप है भी, ये किसी को शौक है तो, मैं तो करती नहीं ख़ैर। चलिए, मतलब आई एम नोबडी टू जज एनीबॉडी और हमें करना भी नहीं चाहिए, किसी को भी जज। लेकिन कई चीज़ें कुछ एक काम की गरिमा होती है कई बार, तो उस चीज़ में हो जाती हैं चीज़ें।
चलिए फिर से फटाफट से एक बार ध्यान देंगे। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी इन R1 जो मूलभूत साक्षरता, बेसिक पढ़ना लिखना जो सीखे बच्चा, वो मातृभाषा में या मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में सीखे। 2 लैंग्वेजेस पढ़ेगा, इसके अलावा R1 के अलावा R1 एंड R2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 3 भाषाएं पढ़ा सकते हो आप उसको। और TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, किताबें, टीचिंग एड्स, चार्ट्स, 3D मॉडल्स, व्हाटएवर जिसके माध्यम से आप पढ़ाना चाहें। प्ले बेस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, आकलन जो है खेल खेल में बच्चे का हो जाए। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, बच्चे के हर पहलू को आप जांच पाएं, उसके संज्ञान को यानी उसके दिमाग को, उसकी फिजिकल एक्टिविटी करा के आप उसको जांच पाएं, और इमोशनली भी आप बच्चे को समझ पाएं। ये जो है आपका फोकस होना चाहिए। अब कुछ सब्जेक्ट्स का ना ग्रुप बना हुआ है, जैसे ग्रुप 1 है लैंग्वेज, जिसमें सारी भाषाओं की चर्चा है कि इनमें से कोई भाषा चूज करे बच्चा। फिर ग्रुप 2 है जिसमें आर्ट एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग है बच्चे का, वोकेशनल एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा। इन सब के ग्रुप्स बने हुए हैं सब्जेक्ट के, जिसमें से चुनना होगा बच्चे को पढ़ने के लिए। तो वो फाउंडेशनल वाला पार्ट खत्म हुआ। लैंग्वेजेस नेटिव टू इंडिया कंपलसरी, जो भारत की भाषाएं हैं वो आपको पढ़नी है। अदर लैंग्वेजेस कंपलसरी, जो दूसरी भाषा हुई आप पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत है क्लासिकल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेजेस, ये सब भी आप पढ़ सकते हो, इनमें से चूज कर लेगा बच्चा। ये ग्रुप 1 है ना, कि एक नेटिव लैंग्वेज ले ली, दूसरी जो है कोई भी एक लैंग्वेज ले ली, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले ली, कोई फॉरेन लैंग्वेज ले ली, क्लासिकल लैंग्वेज ले ली। ठीक, तो आर्ट एजुकेशन में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, कॉन्टेम्पररी म्यूजिक, थिएटर, पपेट्री, वो होती है ना कठपुतलियां जो दिखाते हैं, स्कल्पचर, मूर्ति बनाना, फाइन आर्ट्स, फोक पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइन, मोशन पिक्चर्स, फोटोग्राफी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ये सब आर्ट एजुकेशन के अंदर आने वाले विषय हैं। इनमें से कोई एक विषय आप बच्चे को सिखा सकते हैं, या वो ऑप्ट कर सकता है, चूज कर सकता है। फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, योगा एंड लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन, फिजिकल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। बच्चे को बेसिकली आपको फिजिकली भी फिट बनाना है, और अगर कोई बच्चा है जो ओलंपिक्स वगैरह में जा सकता है तो उस तरफ भी आपको उसको ऑप्शन दे करके रखना है। फिर वोकेशनल एजुकेशन में आ जाएगा आपका, एग्रीकल्चर पे एजुकेशन हो सकती है, ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल आप उसको कोई ट्रेनिंग दिला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे या कम्युनिटी पे आप कम्युनिटी हेल्थ पे आप सिखा सकते हैं, अकाउंटिंग सर्विस सिखा सकते हैं, डेटा एंट्री सिखा सकते हैं, बैंकिंग सर्विसेज, रिटेल सर्विसेज, टेक्सटाइल एंड गारमेंट सर्विसेज, कहीं इंटर्नशिप करा सकते हैं किसी कंपनी में। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो इसमें आएंगी। 6th क्लास से आप वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ग्रुप्स हैं सब्जेक्ट्स के, इसमें रट्टे नहीं लगाने, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी इंट्रोडक्शन में आपके दिमाग में है कि हाँ थिएटर है तो ये आर्ट में आएगा और सिखाया जा सकता है। फिर ग्रुप 3, 2 ग्रुप पढ़े हमने अभी, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 देख लेते हैं एक बार। सोशल साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। ग्रुप 4 में क्या है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब जैसे ग्रुप 3 है तो एक सब्जेक्ट चूज कर लिया इससे, ग्रुप 4 है उसमें से एक सब्जेक्ट है, जितने भी ऑप्शंस हैं वो चूज कर सकते हो जितने नीडेड होंगे क्लास में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल, ये सोशल साइंस के विषय हैं सारे। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी। ठीक, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग, सस्टेनेबिलिटी, जर्नलिज्म, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कि जर्नलिज्म ऐसा नहीं है ना कि पॉलिटिकल साइंस से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, हिस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है, तो ये मिलेंगे कहीं ना कहीं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग स्किल्स जो है आपकी वो इधर आ जाएंगी। साइंस में बायोकेमिस्ट्री, ये वो, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर बच्चा लेना चाह रहा है तो ये अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, इसका बहुत ज्यादा रट्टा आपको नहीं लगाना है, बस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कि आप पहचान पाए अगर ऑप्शन मिल जाए तो। पेडागोजी एनसीएफएसई किस तरह की होनी चाहिए, तो आप बताइए, फ्लेक्सिबल पेडागोजी और टीचर बच्चे दोनों एक्टिव हों, है ना। अब ये जो 10 सब्जेक्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई 2 कोर सब्जेक्ट जो हैं आपके पास होने चाहिए। 10वीं क्लास पूरी करने से पहले आपने ये 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है अंजलि, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए मोटा मोटा कि ये साइंस का विषय है, कि ये आर्ट्स में आएगा, कि ये किस में आएगा। चलिए, फिजिकल एजुकेशन, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 इसेंशियल कोर्सेज फ्रॉम ईच ऑफ द करिकुलर एरियाज फॉर ग्रेड 10 सर्टिफिकेशन। आपको कक्षा 10वीं पास करनी है तो 2 इसेंशियल कोर्स फ्रॉम ईच ऑफ द करिकुलर एरियाज, इनमें से कोई भी आपका जो है 2 इसेंशियल कोर्स आपको करने होंगे। जैसे ह्यूमैनिटीज में आपको मान लीजिए 50 सब्जेक्ट हैं, दो दो पढ़े हों आपने, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में से 2 पढ़े हों, इस तरह से मिनिमम 2 इसेंशियल कोर्सेज आपने ईच करिकुलर एरिया से पढ़े हों। जितने अभी इसेंशियल ग्रुप दिखाया था ना, उन ग्रुप में से मान लो 10 सब्जेक्ट थे, तो कोई 2-2 आपने पढ़े हो उन सब में से, तब आप 10वीं पास कर पाएंगे। तो ह्यूमैनिटीज के अंदर से 2 मान लो, मैथमेटिक्स एंड कम्युनिटीज,
कंप्यूटिंग, सॉरी, वोकेशनल एजुकेशन में इतने सारे टॉपिक थे तो आपने कोई 2 करके देखे हों, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वो जो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट था उनमें से 2 पढ़े हों, हर एक एरिया में। जैसे सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब था, साइकोलॉजी, तो इनमें से 2 एटलीस्ट पढ़े हों, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस के नाम पे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इनमें से कोई 2 पढ़े हों। इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज थे, जैसे जर्नलिज्म था, तो वो 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हों स्कूल से निकलने से पहले। नहीं, ऐसा नहीं है ऋषभ। तो ये हर एक एरिया से 2 सब्जेक्ट, कम से कम एसेंशियल 2 कोर्स आपने किए हुए हों। अब मुख्य बातें, की पॉइंट्स क्या हैं इसके आपके एनसीएफ 2023 के, एनसीएफ एसई 2023 के। ये इंटरडिसिप्लिनरी यानी वो क्रॉस कटिंग थीम है। एक टॉपिक यानी हिस्ट्री में, पॉलिटी में जो आपने पढ़ा है, वो जब आप जर्नलिज्म की बात करेंगे और आज प्रेजेंट में करंट अफेयर की बात करेंगे कि बिहार में आज ये हो रहा है, आज इलेक्शन है, तो आप जाएंगे कि हिस्ट्री में ये नेता ने या ये पार्टी ने या ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी ने या व्यक्ति ने ये किया था, उसका इम्पैक्ट ये आया था, तो आज इसको हम ऐसे कह रहे हैं। तो आपको ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गया कि एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। बात रही इसकी कोर एम्स एंड वैल्यूज, मुख्य उद्देश्य एवं मूल्य, इस पे हम चर्चा, जो की पॉइंट्स हैं इसके एनसीएफ 2020, इकोनॉमिक्स आएगा आपकी ह्यूमैनिटीज के अंडर, जो है, ये इसमें यहाँ लिखा भी हुआ था, देख लेते हैं एक बार इन्होंने किसके अंडर उसको काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस की तरफ भी काउंट कर सकते हैं चाहे तो, है ना। लेट मी जस्ट सी। टिंग टिंग। हाँ, सोशल साइंसेज में ही है, सोशल साइंसेज, ये रहा। वो इंटरडिसिप्लिनरी में बिजनेस डाल दिया, तो बिजनेस का अलग से नहीं है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स इधर ही सेट बैठता है। वैसे भी आप पढ़ते भी सोशल साइंसेज में ही हैं अभी तक। तो इन ग्रुप्स में से आपने कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए हों, जो अलग अलग ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 पढ़ा था हमने। की पॉइंट जो है एनसीएफ एसई के, वो हम अगली कक्षा में जो है डिस्कस करेंगे छुट्टियों के बाद। तो आप नेक्स्ट मंडे, है ना, ठीक है। अभी चलेगा ये, धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। 2005 कौन सा पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन बुक्स चेंज हो रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं। अब इसके अलावा किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई जवाब आप जानना हो, कुछ बात करनी हो, तो आप पूछ सकते हो। अब हम आपकी तरफ फ्री फॉर डिस्कशन रखते हैं, 5 मिनट लास्ट के, है ना। नोट्स में देखती हूँ यार, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें मैं चेंज कराती हूँ, तो इसलिए एडवांस में नहीं डलवाते हैं, लेकिन डलवा देंगे। मंडे, ये वाला मंडे नहीं भाई, नेक्स्ट मंडे मिलेंगे। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हाँ भाई, सभी को हैप्पी दीपावली। स्पाइन सर्जरी हुई है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं अदिति, आप ध्यान रखो बस अपना, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है। डेट आने में इतना लेट क्यों हो गया, ये तो देखो अभी हाथ में तो होती नहीं है चीज़ें। कल शोल्डर्स कर लिए हैं तो दर्द महसूस हो रहा है, अभी इसके बाद भी एक्सरसाइज करनी है। आप भी अच्छे से, छुट्टी का मतलब है कि आप जितना हो सके रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, जो बचा हुआ है कोर्स में वो पढ़ लीजिए, है ना। आप मेरा मैसेज नहीं देखते, हितेश कह रहे हैं, नहीं देख पा रही हूँ हितेश। दिल्ली में कहाँ रहते हो, सब बता दें आपको, हैं। अभी जीटीबी नगर हम जो है नया सेंटर ओपन कर रहे हैं, और करियरविल का ऑफिस जो है वो आदर्श नगर है ही। नोट्स आपको नोट्स के सेक्शन में मिल जाएंगे, मैं कोशिश करूंगी कुछ अगर एडवांस में नोट्स कुछ डलवाए जा सकते हैं। वैसे तो अब सब छुट्टी पे जा रहे हैं, हमारी टीम जो है, हमारे मैनेजर हैं, वो सब ये सब देखते हैं, वो भी जा रहे हैं, उनके यहाँ छठ है तो वो तो और लंबी छुट्टी पे जाएंगे, तो वो वैसा है। हाँ, एनसीएफ 2005 जैसा ही है, मेजोरिटी चीज़ें, बस थोड़ा स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। मैम, दिवाली आने वाली है, शादी करनी है, ऐसी बातें करते रहते हो। पढ़ लिख लो, दिवाली आने वाली है तो शादी कहाँ से आ गई बीच में। शादी करनी है, पार्टनर से फैमिली नहीं मान रही है, लड़के की मान गई है, मान रही है, लड़के की मान रही है, इसलिए स्टडी भी नहीं हो पा रही है। मैम क्या करें। यार पढ़ाई पे देखो, अब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो देखो डिस्ट्रैक्शन तो होता है और सर दर्द भी होता है, नो डाउट, बट आपका जीवन जो है आपकी नौकरी से चलेगा सबसे पहले, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। तो जो ज़रूरी है, जैसे सांस तो ले ही रहे हो ना, खाना तो खा ही रहे हो, 2 टाइम छोड़ दोगे, तीसरे टाइम तो खाओगे ही।
उसी तरह से पढ़ना भी फिर ज़रूरी ही है। चाहे कोई भी कलेश जीवन में चल रहा हो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, उसके लिए कुछ भी करके आपको रास्ते ढूँढने होते हैं, है ना? आइडियल सिचुएशन इंडिया में या पता नहीं दुनिया में भी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा जगह होती है और हमारे यहाँ स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बेसिक रोटी की भी लड़ाई है ना? तो इसमें हम ये नहीं सोच सकते कि सब कुछ आइडियल होगा, हमें बढ़िया माहौल मिलेगा तब हम पढ़ने बैठेंगे, वो मिलना चाहिए बट मिलता नहीं है। हम में से किसी को भी शायद मुझे नहीं लगता बहुत आइडियल रेयर ही किसी को मिलेगा, है ना? ये आस-पास रिश्तेदारों के ताने, घर के कलेश, फलाना-ढिमका, फैमिली नहीं मान रही, ब्रेकअप, पैचअप ये सब चलता रहेगा, तमाशा है दुनिया। आपको मुख्य जो चीज़ है जिससे आपका जीवन चलेगा उस पे फ़ोकस करके रखना है। शुभ दीपावली मेरी तरफ से संचिता आप सभी को। आप बेहतरी की तरफ बढ़ें। अगली दीपावली आप नौकरी के साथ मनाएँ और उसके लिए आप मेहनत करें सबसे ज़्यादा। अगर आपने सच में मेहनत कर ली दिल लगा कर के, तो आपको मलाल तो एट लीस्ट नहीं रहेगा, चाहे कुछ हो या ना हो। इनकी मर्ज़ी है ज़हीन इन्होंने R1, R2, R3 नाम रखा। नहीं, सारी क्लास के नोट्स तो इस वीक नहीं मिलेंगे बट हाँ, मैं बोलूँगी कि अगर ऐसे कुछ 8-8 10-10 नोट्स भी चैप्टर के नेक्स्ट डलवा दिए जाएँ एडवांस में, तो जिसको रीड करना है एटलीस्ट वो कर ले। और कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जैसे हम एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग पढ़ेंगे तो उनके नोट्स ही नहीं बनेंगे। फैमिली अलाउ नहीं कर रही लाइब्रेरी एंड नाइट स्टडी, तो नाइट स्टडी तो घर में कर सकते हो। बड़ा ड्रामा है हमारे यहाँ, हर चीज़ को लड़ना पड़ता है हर चीज़ के लिए, लड़कियों के लिए तो और ज़्यादा है। बहुत बढ़िया मेघा। डायरेक्ट पूछ सकता है भाई क्वेश्चन दीपिका, कोई बड़ी बात नहीं है एनसीएफ 2023 से भी। हाँ, तो पूछो ना बिंदु, डाउट किस लिए खड़ी हूँ मैं यहाँ? डाउट के लिए तो खड़ी हूँ। वो हर एक ऑड को ये मान लो अगर 6 महीने ढंग से मेहनत कर ली, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फ़ेवर में आ जाएँगी या फिर आप में लड़ने की क्षमता आ जाएगी, उन चीज़ों के साथ। अब वो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ़ है, लाइफ़ अपने आप में एक डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कंतारा चैप्टर 1 देखो दिवाली पे। यार मुझे थोड़ा साउथ वाली मूवीज़ कम पसंद आती हैं, मतलब पता नहीं ये मेरी कुछ कमी हो सकती है व्हाटएवर, बट मैंने बहुत कम मूवीज़ देखी हैं साउथ इंडियन मूवीज़ जो हैं। अच्छी बनाते हैं वो लोग नो डाउट, लोगों को पसंद आती है। मैं थोड़ा कम इंटरेस्ट उसमें आ पाता है। जैसे मैंने केजीएफ आज तक नहीं देखी है। बाहुबली मैंने देखी है, वो कॉलेज टाइम पे आई थी तो। बाहुबली 2 भी मैंने देखी है। एक और कोई बीच में आई थी। तो हाँ, मतलब हमारे यहाँ भी हमारे स्टाफ में भी यही बात चल रही है कि देख के आते हैं कंतारा। तो इनको अभी जो है शो मिला नहीं है, नहीं तो मुझे जाना ही पड़ता, जबकि मैंने पहले वाली भी नहीं देखी है। तो मतलब ऐसी मेरी कोई एलर्जी नहीं है मुझे, मैं देख तो कुछ भी लेती हूँ। हॉलीवुड, बॉलीवुड जो भी दिख जाए, बट मुझे पर्सनली मेरी प्रेफ़रेंस नहीं है साउथ इंडियन मूवीज़। देख लेती हूँ मैं बट मतलब थोड़ा उतना पसंद नहीं है जितनी कोई-कोई मूवी जो सबको पसंद है वो तो फिर हो जाती है। आपकी हेल्थ ठीक है? हाँ, मच बेटर। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पिछले महीने मैं 11 दिन जिम गई थी और इस महीने मैं 7 दिन गई हूँ। तो आज भी जाऊँगी ही, तो मतलब आई एम फीलिंग वे मोर एनर्जेटिक देन बिफोर। हाँ, बिल्कुल ऑक्सीजन के बाद लड़कियों के लिए कोई दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो नौकरी है। मैं ऐसा कहती हूँ, इसमें मुझे कोई भी शर्म नहीं है। लड़कों को तो क्योंकि समाज अपने आप ही नहीं जीने देता अगर वो नौकरी ना लें तो, है ना? चलिए ख़ैर, टेक केयर।